नमस्कार, ब्रेकिंग एट 10 में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर और ब्रेकिंग एट 10 में हम शुरुआत करेंगे अवंतीपुरा से आ रही बड़ी खबर के साथ। अवंतीपुरा से ये बड़ी खबर है जहां एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी, 4 लोगों की मौत की खबर है। कई यात्री घायल बताए गए हैं। मृतकों में 3 का ताल्लुक बिहार से बताया जा रहा है। यह हादसा झेलम ब्रिज गोरीपुरा के पास पेश आया है। तो अवंतीपुरा से ये बड़ी खबर जहां एक बस बेकाबू होकर पलट गई। अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है, कई जख्मी हैं। मरने वालों में से 3 का ताल्लुक बिहार से बताया गया है। यह हादसा झेलम ब्रिज गोरीपुरा के पास पेश आया है। क्या कुछ इसकी वजूहात रही हैं उस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त जख्मियों की क्या कुछ हालत है उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। जो मकामी लोग थे, साथ ही साथ वहां पर जो सिक्योरिटी का अमला था, उनकी मदद से इन यात्रियों को तुरंत करीब के मेडिकल पहुंचाया गया, जहां पर इनका इलाज जो है वो जारी है। यात्रियों के ताल्लुक से भी हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एक मुसाफिर बस थी जो कि बेकाबू होकर पलट गई थी। 4 लोगों की मौत की खबर है। कई इसमें जो मुसाफिर थे वो जख्मी बताए जा रहे हैं और जो मृतक थे उनमें से 3 बिहार के रहने वाले बताए गए हैं। यह हादसा झेलम ब्रिज गोरीपुरा के पास पेश आया है। खास तौर पर जो स्थानीय लोग थे उनकी मदद से तुरंत यहां पर ये जो जख्मी लोग हैं इनको करीबी अस्पताल पहुंचाया गया और लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। तो एक यात्री बस, एक मुसाफिर बस बेकाबू होकर पलटी, 4 लोगों की मौत की खबर है। कई इसमें जख्मी बताए गए हैं। जख्मियों की हालत क्या है, क्या उनमें कोई नाजुक है, इस पर भी लगातार हम आपको तफसील दे रहे हैं। फिलहाल अगर मरने वालों के बारे में बात करें तो 3 बिहार के रहने वाले बताए गए हैं। यह हादसा झेलम ब्रिज गोरीपुरा के पास में पेश आया है। अवंतीपुरा से ये बड़ी खबर जहां एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी, 4 लोगों की मौत हो गई मौके पर ही। कई मुसाफिर इसमें जख्मी हो गए और मरने वालों में से 3 का ताल्लुक बिहार से बताया गया है। झेलम ब्रिज गोरीपुरा के पास ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। अपने साथी मंजूर से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही उनसे राब्ता होता है हम आपको बताएंगे कि अभी वहां पर क्या कुछ हाल है। फिलहाल ये खबर कि एक मुसाफिर बस बेकाबू होकर पलटी है, 4 लोगों की मौत हो गई है। कई इसमें जख्मी हैं। जिनकी मौत हुई है उनमें से 3 बिहार के मकामी बताए गए हैं, बिहार के रहने वाले थे। झेलम ब्रिज गोरीपुरा के पास ये हादसा पेश आया है। अवंतीपुरा से ये अहम खबर, क्या कुछ वजूहात रही, बस जिस तरह से पलटी है, क्या उसकी रफ्तार तेज थी या फिर कोई और वजह रही, उसके ताल्लुक से भी हम जानकारी अपने सहयोगी सैयद मंजूर से लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये खबर आपको दे रहे हैं अवंतीपुरा से जहां एक मुसाफिर बस बेकाबू होकर पलटी है, 4 लोगों की मौत की खबर है। कई इसमें घायल बताए गए हैं। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से 3 का ताल्लुक बिहार का बताया गया है। हादसा झेलम ब्रिज गोरीपुरा के पास पेश आया है और तफसीलात पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल यही इत्तला है कि एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी है, 4 लोगों की मौत हुई है। अपने साथी जो हमारे सहयोगी हैं मंजूर, उनसे हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं से हम जानेंगे कि क्या वजह रही और जो जख्मी हैं उनकी क्या हालत है अभी। तो अवंतीपुरा से ये बड़ी खबर जहां एक यात्री बस, मुसाफिर बस बेकाबू होकर पलट गई, 4 लोगों की मौत की खबर है
और मकामी लोगों की मदद से इन लोगों को फौरन करीबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर जो जख्मी हैं उनका इलाज मुआवजा जारी है। इंतजामिया का क्या कुछ सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी सैयद मंजूर। मंजूर, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त अभी जो जख्मी हैं उनकी क्या कुछ हालत है, कितने बजे ये हादसा पेश आया था, क्या कुछ इसके वजूहात रही, तमाम तर तफसीलात चाहेंगे। जम्मू से बिहारी जो मजदूर थे उनको लेकर बारामूला जा रही थी, तो बारसू के करीब जब ये गाड़ी पहुंची तो ये डिवाइडर से टकराई। बताया जाता है कि ओवर स्पीडिंग वजह से डिवाइडर पर ये चढ़ गई, उसके बाद ये गाड़ी पलट गई जिसमें 4 अफराद की मौत वाक़ा हुई। उसके बाद जो बाकी जख्मी थे उनको नजदीकी अस्पताल अवंतीपोरा और SDH पांपोर मुंतकिल किया गया, जहां से 23 जख्मियों को श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मजीद इलाज मुआवजे के लिए मुंतकिल किया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। और ये जो हादसा पेश आया उस वक्त जो हाईवे पे जो लोग चल रहे थे, जो मुकामी पुलिस है, अवंतीपुरा पुलिस है, वो फौरन वहां पहुंचकर उन्होंने रेस्क्यू स्टार्ट किया और इन जो जख्मी अफराद थे उनको जल्द अस्पतालों में मुंतकिल किया। और अभी तक जो खबर है, अभी तक 4 अफराद की मौत वाक़ा हुई है, जो क्रिटिकल थोड़ा बहुत जख्मी है उनको श्रीनगर के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। अगर हम SMHF अस्पताल की बात करेंगे, भून एंड जॉइंट अस्पताल की बात करेंगे, सिकिम्स की बात करेंगे, इन अस्पतालों में इन मरीज जख्मियों को मुंतकिल किया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। ना मंजूर, आपसे जानना चाहेंगे जहां पर यह हादसा पेश आया है उस इलाके के ताल्लुक से क्या कुछ जानकारी है, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मकामी लोगों की मदद से और वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी मदद से इन लोगों को फौरी अस्पताल पहुंचाया गया था, क्या किसी से मुतासिर जो है उनमें से किसी से बात हो पाई है? जी बिल्कुल, जो गाड़ी में जो सवार थे, जो जख्मी हैं, उनका कहना है कि उनको पता नहीं चला। जब अगर हम बात करेंगे तो आज सुबह सवेरे यहाँ धुंध थी और बारिश गिर रही थी, क्योंकि रोड भी स्लिपी था और ऊपर से बताया जाता है कि ओवर स्पीडिंग थी। जो ही ये डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ गई तो उसके बाद ये पलट गई, इसके बाद ये हादसा पेश आया। तो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, इनका कहना है कि उन्होंने फौरन इन जख्मियों को उठाया वहां से। ये जो वाक़ा हुआ है ये अवंतीपोरा नेशनल हाईवे पर है, नेशनल हाईवे पर पेश आया है, बिकॉज ऑफ ये जो स्लिपी रोड था और जो धुंध सवेरे थी, और ये बताया जाता है कि ओवर स्पीडिंग जैसे हादसा पेश है। ताहम जो मुकामी लोग हैं और ये जो पुलिस है, अवंतीपोरा पुलिस, उन्होंने जल्द फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और इन जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया है। ना जी मंजूर, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है, जो कि इतना बड़ा हादसा हुआ है उसके बाद ट्रैफिक में क्या कोई खलल है या फिर रोजमर्रा की तरह से अब उसको चालू कर दिया गया है? बिल्कुल है ना, ये जो नेशनल हाईवे है इस पर हमेशा से ही मतलब जो फोर्सेस होते हैं, CRPF के नाके होते हैं, जो ये हादसा पेश आ गया उसके बाद ही इंतजामिया उन्होंने पहले रेस्क्यू किया इन जख्मी को, उसके बाद जो बस थी उसको साइड में किया है और नेशनल हाईवे को जल्द ही रेस्टोर किया। एक्सीडेंट के बाद 10-15 मिनट के बाद ही इस नेशनल हाईवे को रेस्टोर किया गया था, क्योंकि ये जो हाईवे है इस पर बहुत सारी गाड़ियां चलती है, जो ये अहम शाहरा है, इसको बंद ये अगर ये बंद होती है तो इसमें बहुत सारी परेशानी होती है, जाम रहता है। लेकिन जो इंतजामिया है अवंतीपोरा की, उन्होंने जल्द ही रोड को रेस्टोर किया, बस को साइड में लगाया। और ये जो एक्सीडेंट आज सुबह ये पेश आया, तो इसके बाद जो जख्मी हैं इनको मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। जख्मियों के ताल्लुक से और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? कहाँ के ये निवासी थे, कहाँ के बाशिंदे थे, उसके ताल्लुक से कोई जानकारी? क्योंकि आप वहां पर हैं, इसीलिए आपके ये तमाम तर जानकारी हमारे नाज़रीन तक पहुंचनी चाहिए। मंजूर, एक्चुअली ना अगर हम बात करेंगे, ये जो बस थी ये जम्मू से आ रही थी, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो सवार थे वो मजदूर थे, बिहारी मजदूर थे। ये बिहारी मजदूर आज जहाँ जब कश्मीर में काम का सीजन शुरू होता है तो यहाँ ये मजदूरी के लिए आते थे और यहाँ ये इसी गर्ज से आए थे और मजदूरी के लिए आए थे। इनको बारामूला जाना था, तो जो ही है यहाँ बारसूम पहुंचे तो यहाँ एक्सीडेंट हो गया, तो इसमें ये 4 की मौत वाक़ा हुई और ज्यादा जो जख्मी हैं उनको अस्पताल में मुंतकिल किया गया। और ये सभी जो मजदूर हैं ये बिहार से हैं, क्योंकि ये मजदूरी के लिए आए थे। ना कितने मुसाफिर इस बस में सवार थे, इसके ताल्लुक से कोई तफसीलात, कोई जानकारी है?
इन्हें ये बताया जाता है कि जो जख्मी है अभी 24 का आंकड़ा जो है हमारे पास है, 24 अफराद जख्मी थे। मजीद भी इसमें जो सवार थे लेकिन वो बच गए हैं, वो जख्मी नहीं है। ये बताया जाता है कि करीबन 40 के करीब अफराद जो थे इस बस में सवार थे, लेकिन कुछ तो माइनर जख्मी हुए हैं, लेकिन जो ज्यादा जख्मी हैं उन्हीं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 20 के करीब जो अफराद है वो अच्छी तरह इस बात से निकले हैं, उनको कोई जख्म नहीं आए हैं, लेकिन ये जो बाकी अफराद वो जख्मी हुए हैं ना। मंजूर, क्या इस तरह के हादसे वहां पर अक्सर पेश आते हैं? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये मजदूर थे, ये जा रहे थे वहां पर, तो इस तरह के क्या वाकयात वहां पर पेश आते हैं? और खास तौर पर आपसे जानना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कुछ कहना है? एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि उन्होंने फौरन ये जो मजदूर है इनको मुख्तलिफ मकामात मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया है। और एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश रहती है, अगर हम बात करेंगे इस नेशनल हाईवे की, नेशनल हाईवे पर सुबह 24 घंटे गाड़ियां चलती है और बहुत ज्यादा रश रहता है इस हाईवे पे। कभी कभार जो ऐसा मतलब हादसा वगैरह पेश आता है। बिल्कुल मंजूर, तो अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से वाकिफ करवाने के लिए। और ब्रेकिंग एट 10 में एक और बड़ी खबर आपको दे दें जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। कश्मीर से ये बड़ी खबर है, SIA के कई स्थानों पर छापेमारी। सर्जन बरकाती क्राउड फंडिंग मामले में ये छापेमारी की जा रही है। अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और श्रीनगर में छापेमारी की गई है। 8 ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। अभी तक की जो इत्तलात है, तो कश्मीर से ये बड़ी खबर, SIA की कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। सर्जन बरकाती क्राउड फंडिंग मामले में ये छापेमारी की जा रही है। अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और श्रीनगर में छापेमारी की जा रही है। 8 ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। तो सुबह से इस अहम खबर पर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। अभी क्या कुछ सूरत हाल है, छापेमारी की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, इन तमाम चीज़ों पर ब्रेकिंग एट 10 में हम आपको मजीद जानकारी देंगे। मुख्तलिफ इलाकों से हमारे तमाम तर साथी जो हैं वो अब से कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे और उन्हीं से हम जानेंगे कि SIA के ये जो छापेमारी चल रही है अभी तक इसमें क्या कुछ निकल सामने आया है। क्योंकि सुबह हमने देखा था कि आज सुबह ये छापेमारी की गई थी और उस वक्त जब हमने अपने साथी शबीर से बात की थी तो शबीर का साफ तौर पर कहना था कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये छापेमारी की जा रही है। अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, श्रीनगर, और अगर कुल बात करें तो 8 स्थानों पर ये कार्रवाई जो है SIA की ओर से ये की गई है, की जा रही है। तो कश्मीर से ये अहम खबर, सर्जन बरकाती क्राउड फंडिंग मामले में ये छापेमारी की जा रही है। कुलगाम और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी इरशाद मलिक। इरशाद, आपसे जानना चाहेंगे अभी वहां पर SIA की छापेमारी से क्या कुछ इसके ताल्लुक से क्या कुछ जानकारी आपके पास निकल कर आ रही है? हिना, देखिए कि आज सुबह यानी कि 7:30 बजे जो है शुपियान जैनपुरा इलाका है, वहां पे रिबन का गांव है, वहां पे ये रेड पड़ी है, SIA की रेड पड़ी है। वहां पे जो सरजान बरकाती जो अनलॉफुल एक्टिविटीज में शामिल थे, यानी कि वो कई बार जो एंटी स्लोगन्स या उसके बाद जो अपने मुल्क के खिलाफ उसने नारेबाजी की थी, उसके बाद उसको जेल में रखा गया और कई बार उसको भी गया है। और आज सुबह उसके घर पे ये रेड डाली गई है SIA की तरफ से, यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है इन्होंने रेड डाली, उसके घर पे डाली और उसके जो भाई है मोहम्मद शफी उसके घर पे रेड डाली और कई एक घंटे तक वहां पे छानबीन चली, वहां पे उनसे पूछगछ की गई है, लेकिन उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। फिलहाल जो है जो वहां पे छापेमारी वो कार्रवाई थी वो खत्म की गई थी। ये छापा जो डाला गया था इसमें CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस भी SIA के साथ था। तो ये बिल्कुल मुख्तसर रेड रही है और उसके बाद जो है उनसे पूछगछ किया गया। पूछताछ होने के बाद वहां पे जो SIA की टीम है वो वहां से निकल चुकी है। ही ना इरशाद, जिस वक्त ये छापेमारी की जा रही थी उसके बाद और वहां पर अभी क्या कुछ सूरत हाल है, खास तौर पर जो हम देख रहे हैं कि SIA की ये एक बड़ी छापेमारी थी, बड़ी कार्रवाई थी।
देखिए हीना, जैसे कि मैंने ये बताया कि जो सरजान बरकाती एक बहुत बड़ा नाम है। जब यहाँ पे जब बुरहान वानी के वक्त पे यहाँ पे जो वो हालात हुए थे उसका जो लीड कर रहा था, जो यहाँ पे जल से जुलूस निकल रहे थे, उस वक्त सरजान बरकाती था, वो उसमें सबसे ज्यादा मुलव्वस रहा है और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया है और फिर बाद में उसको छोड़ दिया गया है और आज उसी के घर पे ये छापा डाला गया और वहां पे जो है बिल्कुल निशाद, आप हमारे साथ बने रहिए। साथ अनंतनाग से मौजूद हैं हमारे साथी मुदस्सिर कादरी, फौरी तौर पर आपसे इस अहम खबर के ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से साउथ कश्मीर में, जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि ये कार्रवाइयाँ जो है लगातार जारी है, चाहे एसआईए या एनआईए की बात करेंगे तो लगातार नकील कसी जा रही है, जो टेरर फंडिंग मामला है या फिर जो टेरर रिलेटेड या मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ है। और जिस तरह से इरशाद बोल रहे हैं कि सरजान बरकाती का जो जिस तरह से क्राउड पुलिंग या फिर क्राउड फंडिंग मामला की अगर हम बात करेंगे तो उसकी आज बड़े पैमाने पर तहकीकात हो रही है, क्योंकि जो मुख्तलिफ थाने हैं साउथ कश्मीर के या श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे वहाँ पर मुख्तलिफ FIR दर्ज है और उसी की पादाश में ये कार्रवाइयाँ जो है अहम मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो साउथ कश्मीर के तीनों अजला में ये कार्रवाइयाँ जो है वो जारी थी। और अनंतनाग की बात करेंगे, रूह मंगहाल एक इलाका है जो अनंतनाग तहसील में आता है और दूसरा छितरगुल एरिया है जो शांगस तहसील में आता है, तो वहां पर बिल्कुल मुदस्सिर, आप हमारे साथ बने रहिए, इरशाद आप भी हमारे साथ बने रहिए। एक और अहम खबर पर नजर बनी हुई है, दुर्गा भवन का उद्घाटन समारोह और LG मनोज सिन्हा यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। ये कहते हुए कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक 18 अगस्त 2021 को दुर्गा भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। सितंबर 20 की जो बैठक हुई थी श्राइन बोर्ड की, उसमें फैसला लिया गया था। उस समय रमेश कुमार जी हमारे CEO हुआ करते थे, कई माननीय सदस्य उस समय भी थे। जब बातचीत हो रही थी तो मैंने आग्रह किया था कि काम 1 वर्ष में पूरा करना है। मैं जानता था कि कठिनाइयां भी हैं, टोपोग्राफी भी कठिन है, ऊपर मटेरियल पहुंचाना भी एक दुष्कर कार्य है। बावजूद इसके 1 वर्ष की समय सीमा इसलिए रख रहा था कि 1.5 वर्ष में बन जाए। संस्कृत के एक बड़े विद्वान हुए, उनका नाम आप में से अनेक लोग सुने होंगे, भवभूत। मुझे लगता है कालिदास के बाद भवभूत से बड़ा विद्वान संस्कृत का कोई हुआ नहीं। एक छोटा वाक्य मैं बताता हूं। बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे। बचपन में जब पढ़ते थे तो अपनी कक्षा और अपने विद्यालय में नहीं, पूरे क्षेत्र में उनका बड़ा नाम था। लेकिन जब वो घर आते थे तो उनके पिताजी बराबर डांटते थे कि पता नहीं है क्या होगा। तो एक दिन भवभूत को बहुत गुस्सा आया, कहा कि मैं हर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता हूं, पूरे क्षेत्र में मेरी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा है, बावजूद मेरे पिताजी रोज मुझे डांटते हैं। तो उन्होंने तय किया कि आज अपने पिताजी की हत्या कर दूंगा। और यहाँ हम लोगों के यहाँ यूपी बिहार में जैसे गणासा कहते हैं हम लोग, आप लोग कुछ फावड़ा तलवार टाइप समझ लीजिए। तो रसोई घर में उनके पिताजी भोजन कर रहे थे, माताजी भोजन करा रही थी। तो माताजी ने कहा कि भाई क्यों डांटते हैं? उन्होंने कहा कि डांटने का ही असर है कि वो इतना अच्छा हो सका, मैं चाहता हूं कि और अच्छा बने। तब बड़ा पश्चाताप हुआ भवभूत को, और जब पिताजी बाहर निकले तो वो पैर पर गिर करके उन्होंने माफी मांगी, कही कि मेरे अंदर एक बड़ी दुर्भावना आ गई थी, मैंने ऐसा ऐसा फैसला किया था, तो मैं चाहता हूं कि प्रायश्चित मैं करूं। तो मुझे आप बताइए कैसे प्रायश्चित हो? तो पिताजी ने कहा कि ऐसा करो कि ससुराल में जाओ और बकरी चराओ, अब इससे बड़ा अपमान कुछ हो नहीं सकता है उस जमाने में। तो गए, बकरी चराने लगे और वहीं पेड़ पत्तों पर उन्होंने संस्कृत का सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा। तो जब 1 वर्ष में कह रहा था तो मैं जानता था कि इसमें थोड़ी देर होगी, लेकिन उस पीछे का भाव यही था कि जल्दी से जल्दी पूरा हो। जो भक्त हैं देश भर से, दुनिया भर से जो श्रद्धालु आते हैं, उन्हें एक सुविधा दी जा सके। भौगोलिक परिस्थिति, कोरोना, मानसून, कई कारण रहे हैं। नवरात्रों की भीड़, दर्शनार्थियों की बढ़ती हुई संख्या, इन सबका भी योगदान रहा है समय सीमा को बढ़ाने में।
लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पूरी श्रद्धा और तन्मयता से जिन लोगों ने भी इस कार्य में अपना योगदान दिया है, और मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा चमत्कार तो माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद ही है, जिसके कारण ये भवन पूरा हो सका है। माता की शक्ति, उनकी अलौकिक ऊर्जा और आशीर्वाद से ही ये काम संपन्न हुआ है। आज बड़ा शुभ दिन भी है, कृष्ण एकादशी है। जब मैं चर्चा कर रहा था तो सुझाव एक आया कि 22 मार्च को इसका शुभारंभ किया जाए। 22 से ही नवरात्र शुरू हो रहा है। फिर शास्त्री जी से मैंने कहा कि नहीं, 22 के पहले किया जाए, कोई शुभ मुहूर्त निकालिए, तो इन्होंने कहा कि नहीं, 18 को किया जा सकता है। इसलिए आज ये 18 को हुआ, ताकि आने वाले नवरात्र में जो भी भक्त आएंगे देश भर से या बाहर से, उनको एक अच्छी सुविधा हम दे सकेंगे। अब सभी सुविधाओं से युक्त, और मुझे लगता है कि सनातन संस्कृति के प्रतीक के रूप में इस भवन को श्रद्धालुओं के लिए हम सब समर्पित करते हैं। जैसा हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि 3000 श्रद्धालु यहां अब रुक सकेंगे। 16 सूट, 17 पेड डॉर्मेटरीज, 27 निःशुल्क डॉर्मेटरीज की व्यवस्था की गई है। रिसेप्शन, प्रसाद काउंटर तथा टेरेस पर, जैसा इन्होंने बताया, तृप्ति भोजनालय भक्तों के लिए उपलब्ध रहेगा, जो भवन की भव्यता को बढ़ाएगा। अब एक अनुरोध मेरा होगा, श्राइन बोर्ड में जितने भी हमारे सहयोगी हैं, उनकी मेहनत और उनके परिश्रम से ही यात्रा हम सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं। उन सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। अब भोजनालय हमारा देश का सबसे अच्छा भोजनालय बने, जो आवे वो यह महसूस करके जाए कि नहीं, सबसे शुद्ध और अच्छा भोजनालय यहां चल रहा है। जो सुविधाएं हमारी हों, किसी कम न हो, ये मेरा आग्रह होगा। अपने सभी श्राइन बोर्ड के जो भी हमारे सहयोगी हैं, जो काम कर रहे हैं, ये आपकी परीक्षा की घड़ी है, और मेरी प्रार्थना होगी आप सबसे, ये आप इसको ये मान करके करिए कि भगवती का काम है, और इसका पुण्य और प्रसाद आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को मिलने वाला है। इस भाव से, इस सेवा भाव से इस काम को हमें करना है। तीर्थ यात्रा अब निश्चित रूप से सुगम होगी। अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर त्रिकुटा पहाड़ी पर माता के भक्तों के लिए पिछले कुछ वर्षों में अनेक सुविधाएं जुटाने की कोशिश की गई है। मैं इन सुविधाओं को मात्र इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं मानता हूं। मुझे लगता है कि ये दायित्व है बोर्ड का कि प्राचीन सनातन परंपरा को और समृद्ध बनाया जाए, और माता की सेवा के लिए आने वाले भक्तों की यात्रा को जितना हम सुगम बना सकेंगे, मैं समझता हूं उतना ही बेहतर होगा। मैं जानता हूं कि देश नहीं, देश के बाहर से भी अनेक देशों से लोग आते हैं, अनेक सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग लोग आते हैं। बड़ी कठिनाई होती है दुर्गम रास्तों पर, उनके लिए संभव नहीं होता है कि वो अर्धकुमारी तक भी घोड़े पर आ सके। हेलीकॉप्टर की सुविधा सीमित है, 1000 लोगों को प्रतिदिन मिलती है। बैटरी कार अर्धकुमारी से उपलब्ध है। ऐसे अनेक दिव्यांग भाई बहन मुझे मिलते हैं, और पिछले कुछ वर्षों में अनेक प्रकार के काम हुए। RFID की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, टोनी सर्विसेज को भी उससे जोड़ दिया गया है। लेकिन नीचे से अर्धकुमारी तक आना ढेर सारे लोगों के लिए चुनौती है, और इसलिए यह विचार आया था कि एक रोपवे का निर्माण होना चाहिए। मैं उन साथियों से जो इस दर्द को नहीं समझते, और खासतौर से कटरा के स्थानीय निवासियों, व्यापारियों, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपके व्यापार पर, आपकी आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसका यकीन मानिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहने वाला हूं। लेकिन आपके बारे में देश और दुनिया में क्या धारणा जाएगी, इसके बारे में भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। ऐसे लोग आते हैं जिनमें अपूर्ण श्रद्धा है, लेकिन पहुंच नहीं पाते। इस बात का हम आपको भरोसा देते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति पर बिना प्रभाव पड़े ये व्यवस्था हमें करनी ही होगी और करनी चाहिए। आपकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए डिविजनल कमिश्नर, हमारे CEO, बोर्ड के 2 सदस्य
एक समिति हमने गठित की है जो आपसे चर्चा करेगी। लेकिन मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो औसतन 20,000 लोग 25,000 लोग दर्शन कर रहे थे वो संख्या 30,000 हो गई है और यकीन मानिए 23 में यह संख्या 35,000 प्रतिदिन जरूर क्रॉस करने वाली है। इसलिए आप भी आपके जो सुझाव होंगे वो समिति जरूर विचार करेगी। आपका कोई अच्छा सुझाव होगा हम जरूर मानेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और व्यक्तिगत रूप से जब मैं बात करता हूं तो सब लोग कहते हैं साहब बहुत बढ़िया काम हो रहा होना चाहिए, और जब सामूहिक रूप से आते हैं तो कहते हैं साहब ऐसे ही हुआ था जब पहली बार ट्रेन आई थी यहाँ, उस समय मैं रेल राज्य मंत्री था, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मुझे आने का सौभाग्य मिला था कटरा तक जब ट्रेन आई थी। जम्मू वासियों को बड़ी चिंता हुई थी, बड़ा विरोध जम्मू में हो रहा था कि ट्रेन नहीं जानी चाहिए कटरा। अब अगर जम्मू की बात मानी गई होती तो कटरा के लोगों का क्या होता। मुझे लगता है कि हम अपने हितों के कारण विकास को नहीं रोक सकते और ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। जम्मू में भी यात्री बढ़े, देश भर से लोग आने, इसके उपाय हम लोगों ने किए हैं। अभी जून महीने में तिरुपति देवस्थानम का मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा। वहां का जम्मू जो लंबे समय से सुनते ही आ रहे थे यहाँ के लोग, इस अप्रैल महीने के अंत तक बन जाएगा। अब देख रहे हैं आप सुचेतगढ़ में बड़ी संख्या में लोग रिट्रीट सेरेमनी में शामिल हो रहे हैं। 4 लेन की सड़क वो बन रही, वहां की संख्या इस तरह के अनेक काम जम्मू शहर में भी हो। तो मुझे लगता है आने वाले समय में शीघ्र ही शिवखोड़ी भगवान शंकर के मंदिर के नए काम का शुभारंभ भी होने वाला है। रमेश जी ने एक तिथि आने वाले दिनों में तय करेंगे। तो शिवखोड़ी में भी जो श्रद्धालु जाते हैं, भगवान शंकर भोलेनाथ के जो भक्त जाते हैं, तो एक ही रास्ता है जाने और आने का। अब उससे भी यहां की तरफ बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे कि यात्री एक तरफ से जाएगा दूसरी तरफ से उतरेगा और बाकी सुविधाएं निरंतर वहां भी बने, इसकी कोशिश हो रही है। मैं सीसीटीवी का भी एक मजबूत नेटवर्क यहां करीब 500 सीसीटीवी के साथ बनाया है और 12 दिसंबर की जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसमें एक महत्वपूर्ण फैसला इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई थी। अब वो जगह हमारे पास उपलब्ध है। मैं आप सबसे एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं कि जिस उत्साह से दुर्गा भवन आपने बनवाया, यहां भी 20,000 स्क्वायर फुट का निर्माण कार्य आने वाले समय में हम सब शुरू करें और इसे 24 के शारदीय चैत्र नवरात्र के पहले पूरा करके आप लोगों को फिर से माता के दरबार में बुलाने का निमंत्रण हमारे सीओ दे सकें, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं आध्यात्मिक चेतना के इस केंद्र को और भव्यता मिले, इसकी भी कोशिश की जा रही है। शंकराचार्य मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव बोर्ड ने स्वीकृत किया है। पिछले दिनों हमारे अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सदस्य और यहाँ के तकनीकी सलाहकार आदरणीय के.एन. राय साहब और आर्किटेक्ट महोदय आए थे। भक्ति मार्ग के साथियों के लिए आस्था और संस्कृति के नए द्वार खुले, इसके लिए शंकराचार्य मंदिर का बनना बड़ा जरूरी है। पिछले 3 वर्षों में मैं कहूं कि जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर में विकास का एक महायज्ञ चल रहा है। रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री भी आ रहे हैं, रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक भी आ रहे हैं। इस मिट्टी ने जन आकांक्षाओं को पूरा करके जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का संकल्प लिया है और नए भारत के निर्माण में जम्मू कश्मीर भी किसी से पीछे न रहे, ऐसा विश्वास यहाँ के नौजवानों में आया है। आज विकास और विरासत के सामंजस्य के साथ साथ ऐसे कार्यों को अंजाम देने की कोशिश हो रही है जिसकी कभी लोग कल्पना नहीं करते। तमाम दिक्कतों, कठिनाइयों, चुनौतियों के बावजूद इन कार्यों के लिए तय किए जा रहे जो मानक हैं, आने वाली पीढ़ियां अवश्य इसका लाभ उठाएंगी। स्थानीय नागरिक, व्यापारी और तीर्थयात्री सभी के जीवन में बेहतर संसाधन हमारी प्राथमिकता है। मेरा सभी नागरिकों से आग्रह है कि माता के आशीर्वाद निरंतर हम सब बरसते रहें, उनकी कृपा शक्ति से
हम सब नैतिक मूल्यों पर चलना सीखें, जिससे सिर्फ व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि समाज का भी उत्थान हो। मैं माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे समाज में भ्रातृत्व एवं करुणा की भावना भी मजबूत हो। इतनी ही बात कह के आप सबके प्रति हृदय की असीम गहराइयों से कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जय माता दी। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। धन्यवाद महोदय। हमारे साथ बहुत से श्रद्धालु मौजूद हैं जिन्होंने तो दुर्गा भवन का उद्घाटन किया। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर के पास इस दुर्गा भवन का निर्माण किया गया है। 30 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये भवन बनाया गया है। खासतौर पर जो श्रद्धालु हैं, तीर्थ यात्री हैं, उनके लिए बेहतर सुविधाएं यहां उपलब्ध करवाई जाएंगी और दुर्गा भवन में प्रतिदिन 4000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधा जो है यहां पर उपलब्ध करवाई जाएगी। और ब्रेकिंग एट 10 में एक और बड़ी खबर आपको दे दें। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है। पुलवामा के मित्रगाम में एनकाउंटर के ताल्लुक से पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई यहां पर की गई है। ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी बिलाल खान। बिलाल, एनकाउंटर के ताल्लुक से इस वक्त की क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, ये एनकाउंटर जो है, ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया था रात को सिक्योरिटी फोर्सेस ने, तो ये इस वक्त इख्तिताम पजीर यहाँ हुआ है मित्री गांव में। तो अब फोर्सेस की नई हिकमत अमली है। जो यहाँ से मिलिटेंट थे, कहा जाता है वही जो इस एरिया से वो निकल गए हैं, लेकिन जो आस पड़ोस के एरिया है वहां पर जो है इस वक्त गश्त जो है फोर्सेस का वो बढ़ा दिया गया है और जितने भी एरिया है उनमें भी गश्त कर रहे हैं फोर्सेस और उस घर की छानबीन की जा रही है जिस घर में कहा जाता है कि ये 2 मिलिटेंट जो है जिन्होंने पनाह ली थी, उन घर वालों से अभी तहकीकात की है पुलिस की तहकीकात चल रही है और अब जो ऑपरेशन है यहाँ मित्री गांव में कंक्लूड किया गया है। लेकिन जो आस पड़ोस के इलाके हैं इनमें जो है फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और सीआरपीएफ ने जो मुश्तरका तौर पर जो है गश्त है वो बढ़ा दिया गया है। यही कहा जाता है जो मिलिटेंट है वो इसी एरिया में छुपे हैं, क्योंकि आस पड़ोस के जो सेब के बागात है तो इनमें अब जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। लेकिन जो मित्री गांव का जो ऑपरेशन है वो फिलहाल कंक्लूड हुआ है। जी बिलाल, जिस तरह से आपने बताया कि सुबह ये शुरू किया गया था एनकाउंटर और सबसे अहम ये बात है कि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इलाके के ताल्लुक से भी थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। इस इलाके का जोग्राफिया क्या है और साथ ही साथ वहां पर सिक्योरिटी को लेकर जिस तरह से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं उसकी तस्वीर भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अभी जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो मुहासरा यहाँ पर किया था, जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो इस मित्री गांव के थे वो सील किए गए थे, वो छोड़ दिए गए, वो जो मुहासरा है वो उठा दिया गया है। लेकिन जो गश्त है फोर्सेस का इस एरिया में, जो एडजेसेंट एरियाज है मित्री गांव के, जो एडजेसेंट एरियाज है इनमें गश्त जो है वो बढ़ा दिया गया। जो एरिया है ये रिहायशी बस्ती होने के साथ साथ ये सेब के बागात है, सेब के बागात इस एरिया में पड़ते हैं, तो गश्त जो है वो फोर्सेस ने इस एरिया में बढ़ा दिया है। जो पेट्रोलिंग है वो बढ़ा दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खदशा जाहिर किया जाता है जो मिलिटेंट है वो अभी इसी एरिया में या मेवा बागात में या किसी रिहायशी इलाके में छुपे हैं, इसलिए जो गश्त है वो कायम है। लेकिन जो मुहासरा था मित्री गांव का वो फिलहाल खत्म किया गया है। जी बिलाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कब ये ऑपरेशन जो है ये शुरू किया गया था और खास तौर पर वहां पर इस तरह के लगातार हमने देखे, क्योंकि पुलवामा जो है काफी हसास इलाका माना जाता रहा है, तो वहां पर खास तौर पर जो मकामी लोग हैं उन पर खास नजर रखी जा रही है, OWG जिनकी बात की जाती है, इन तमाम चीजों के ताल्लुक से हम इस वक्त आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, जो रात को ही ये ऑपरेशन जो है शुरू हुआ था 1 बजे के करीब फोर्सेस ने पहले ये जो मुहासरा इस इलाके का किया था, लेकिन 4 बजे रात को फायर हुआ था, अंधेरे में फायर किया था मिलिटेंटों ने और फोर्सेस ने भी फायर किया था। तो उसके बाद पूरा इलाका जो है लाइट्स इंस्टॉल की गई थी, लेकिन बारिशें थी यहाँ पर काफी, रात भर काफी
मूसलाधार बारिशें हुई थी, तो उसके बिना पर भी फोर्सेस को कुछ दुश्वारियां आई ये मुहासरा बढ़ाने में। लेकिन मुहासरा जो है वो रात भर जारी रहा, तो आज सुबह भी जारी रहा मुहासरा। लेकिन इस वक्त अगर हम देखेंगे मुहासरा अब हटा दिया गया है, लेकिन अब जो रिहायशी जो इलाके हैं और जो मशकूक इस इलाके में जो बाशिंदे हैं उनसे अब पूछताछ की जा रही है फोर्सेस की जानिब से। आया कितने मिल थे और कहां से भाग गए, वो उनसे अब जो है पूछताछ चल रही है। जी बिलाल, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं, वहां पर जो भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हैं उन पर कतगन लगाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं और इसमें सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार हम देख रहे हैं आज की जो ये कार्रवाई थी मित्रीगाम में, इसको भी इसी डायरेक्शन में देखा जाना चाहिए। देखिए, जो 2019 के बाद जो फोर्सेस का जो मिलिटेंटों के खिलाफ जो ऑपरेशंस रहे वो क्लीन अप ऑपरेशन है। आज भी हमने जगह जो पुलवामा था काफी हसास था, मिलिटेंसी के हिसाब से काफी हसास माना जाता है, और यहां पर ऑपरेशन के साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती थी, आज वो चीजें नहीं देखने को मिल रही। आज जो ऑपरेशन होते हैं वो क्लीन अप ऑपरेशन देखने को मिल रहे हैं और लोगों का भी इसमें कहीं ना कहीं ताउन देखने को मिल रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। तो यही देखा जा रहा है कि लोग भी ताउन कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी अब पैदा नहीं हो रही है। जो ऑपरेशन होते हैं वो क्लीन अप ऑपरेशन अब देखने को मिल रहे हैं पुलवामा में। जी बिलाल, आपसे इलाके के ताल्लुक से भी चाहेंगे, चूंकि लगातार हम सुबह से देख रहे हैं कि ये जो कार्रवाई जो है पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से की गई थी, तो इस पूरे इलाके के ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे क्या यहां इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई देखी गई है, और जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ये भी काफी मायने रखता है। देखिए, ये काफी हसास एरिया है, जो मित्रीगाम, मुर्रन, रोहमू, ये काफी हसास एरियाज पड़ते हैं। काफी मिलिटेंसी के हिसाब से काफी हसास रहे थे। कई ऑपरेशन यहां पर हुए लेकिन सक्सेसफुल ही हुए। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ ज्यादा देखने को मिलती थी, वो चीजें आज अब देखने को नहीं मिलती है, और जो ऑपरेशन है वो क्लीन अप ऑपरेशन अब देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज की बात हम करें तो आज जो ऑपरेशन फोर्सेस ने शुरू किया था तो उसमें यही अब देखा जा रहा है, जो मिलिटेंट है इस एरिया से निकल गए हैं, लेकिन जो फोर्सेस का जो गश्त है इस एरिया में पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। वो पूरे एरिया जो इसके एडजेसेंट एरियाज है उसमें पेट्रोलिंग की जा रही है, और जो मिलिटेंट है जो इस एरिया से निकल गए हैं उनकी तलाश अभी भी बराबर जारी है एडजेसेंट एरियाज में। जी बिलाल, लगातार हम आपसे तफसीलात इसी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बेहद अहम ये मामला है पुलवामा मित्रीगाम में एनकाउंटर के ताल्लुक से, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है। तमाम तर जो सुरक्षा बलों की ये जो कार्रवाई है लगातार जिस तरह से देखने में आ रही है, बेहद अहम इन तमाम कार्रवाइयों को माना जाता रहा है, और इसी पर लगातार हमारी नजर भी इसलिए बनी हुई है क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई इसको माना जा रहा है आज। जी, आज के हवाले से अगर देखा जाए तो फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जाती है, क्योंकि जो मिलिटेंसी का जो ग्राफ है वो भी कम देखने को मिल रहा है, उसमें भी काफी कमी आई है। और जो मिलिटेंट है इसमें मैंने पहले भी कहा कि पहले लोगों का काफी ताउन रहता था, मिलिटेंटों का सपोर्ट रहता था, लेकिन अब कुछ OGWs है जो इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं मिलिटेंटों को। बाकी जो आम लोग हैं अब वो मिलिटेंसी को सपोर्ट इस तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो यही वजह है कि जो ऑपरेशंस है वो अब क्लीन अप ऑपरेशंस यहां देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे, क्योंकि बेहद अहम ये खबर थी पुलवामा के ताल्लुक से, और इसकी तमाम तर तफसीलात हमारे नाजरीन तक पहुंचनी चाहिए। ब्रेकिंग एट 10 में हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर, LG मनोज सिन्हा ने कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर के पास तामीर किए गए दुर्गा भवन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर LG ने खुसूसी हवन और पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। दुर्गा भवन को 24 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। इस मौके पर एक खास प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया जिसमें LG ने खिताब किया। जो कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है सेंट्रल
वर्क्स पब्लिक डिपार्टमेंट के, इन्होंने इनकी निगरानी में ही, इनके डिपार्टमेंट की निगरानी में ही ये दुर्गा भवन का निर्माण यहाँ पे हुआ है, माता वैष्णो देवी के भवन में। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कब ये शुरू हुआ, कितना पैसा लगा है और कितनी फैसिलिटी है, सारा मुझे आप बताएं। ये सर लगभग 35 पॉइंट समथिंग करोड़ का जो है हमारी सैंक्शन है इसकी, और 2021 में सैंक्शन आई थी हमको, और हमने इसको काम करो जुलाई 2021 में अवार्ड कर दिया था 25 करोड़ की लागत पे। तो 25 करोड़ के बाद कुछ एक्स्ट्रा काम भी इन्होंने कराए थे हम लोगों से, तो टोटल मिला के कॉस्ट अगर इसकी कंप्लीशन कॉस्ट देखी जाए तो 30 करोड़ के आसपास कर आएगी। इसमें से काफी कुछ करीब 4-5 करोड़ की कॉस्ट इसलिए बढ़ी है क्योंकि एडिशनल काम कराए गए थे। और हमने जुलाई में वर्क अवार्ड हुआ था हमारा, और अगस्त में फाउंडेशन सेरेमनी ऑनरेबल एलजी ने 18 अगस्त को हमारे ऑनरेबल एलजी ने इनका फाउंडेशन सेरेमनी की थी। उसके बाद हमने इमीडिएटली काम शुरू कर दिया था, और वैसे टारगेट तो 12 महीने का था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर साइट कंडीशंस की वजह से बहुत ज्यादा समस्याएं आई, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल फ्रिक्वेंटली होता है, बारिश फ्रिक्वेंटली बहुत होती है। दूसरा यहाँ पर क्या था, पहले पुरानी बिल्डिंग बनी हुई थी दुर्गा भवन, उसको तोड़ करके यहाँ का उसका मलबा यहीं दबाया हुआ था। तो कुछ 17 कॉलम हमारे ना मलबे के अंदर गए हैं। पहले वहाँ पाइलिंग थी हमारी, पाइलिंग जब पॉसिबल नहीं हुई थी, मशीनरी उतनी कैपेसिटी की यहाँ नहीं आ सकती थी, तो फिर डिसाइड हुआ था हाई लेवल पे कि इसको पूरा जहाँ पे फील्ड है उसको निकाल दिया जाए और कॉलम को हार्ड रॉक के बॉटम से लाया जाए। तो 17 कॉलम ऐसे हैं जिनकी फाउंडेशन 10 से 12 मीटर के डेप्थ से नीचे से लाई गई है। तो वो 2-3 महीने का टाइम हमारा एक्स्ट्रा लगा है, और कुछ थोड़ा सा यहाँ साइट कंडीशन ऐसी हैं, स्नोफॉल ऐसा है, तो उसकी वजह से हमारा करीब 6 महीने करीब काम। और ब्रेकिंग एट 10 में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो नजर डालेंगे 10 मिनट में 50 खबरों पर।